हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत ये स्टार्ट किया था, यानी जिसको कहते हैं इंग्लिश में वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। इसका पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था और उसमें मैंने तरंगाग्र, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये आपको विस्तार से समझाया था। यदि आपने स्टार्टिंग से इस लेसन को नहीं पढ़ा है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के पार्ट 2 वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। देखिए, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको समझाया, एक बार फिर रिपीट कर दूं तो बता दूं मैं आपको कि हाइगेंस ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसमें बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। चूंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, किसकी आवश्यकता होती? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, यानी एक काल्पनिक माध्यम ईथर को लिया। और ईथर को ही क्यों लिया, उसके पीछे इन्होंने ये तर्क दिया कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक सभी गुण पाए जाते हैं और इसका घनत्व भी कम होता है और प्रकाश तरंग का जो संचरण है इस माध्यम में आसानी से हो सकता है। और जब प्रकाश इस काल्पनिक माध्यम से होकर गुजरता है और हमारी आँख की रेटिना पर गिरता है तो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाया गया। उसी क्रम में आगे आते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों की परावर्तन की व्याख्या। तो देखिए, परावर्तन की बात हो रही है तो परावर्तन जिस तल पर होता है उसको परावर्तक तल कहते हैं। तो यहाँ Z एक परावर्तक तल है, आप देख सकते हैं फिगर में। और परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर दूसरी दिशा में मुड़ जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मैंने बताया कि प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसको परावर्तक तल कहते हैं। तो यहाँ फिगर में Z एक परावर्तक तल है और मान लिया कोई समतल तरंगाग्र है। अब बात यहाँ तरंगाग्र की हो रही है तो तरंगाग्र की एक जो डेफिनेशन है एक बार फिर से बता दूं कि यदि हम किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें यदि हम किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो मान लिया कोई तरंगाग्र AB है, वो तिरछा आपतित होता है यानी गिरता है। और तरंगाग्र हमेशा आपको बता दें तरंग के चलने की दिशा के लंबवत गिरता है। तो मान लिया परावर्तक तल Z पर कोई समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है और Z को बिंदु A पर स्पर्श करता है। कहाँ स्पर्श करता है? A पर। तो हाइगेंस ने बताया कि जहाँ पर स्पर्श करेगा वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, यानी नई तरंगें निकलेंगी। तो आप देख सकते हैं A से नई तरंगें निकल रही हैं AB दिशा में। इसको हम द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिका। और साथ ही साथ मान लिया कि तरंगाग्र जो आपका है वो V चाल से चलता है। तरंगाग्र की चाल कितनी है? V चाल। तो हाइगेंस ने कहा कि द्वितीयक तरंगिका की भी चाल V होगी, यानी जिस चाल से तरंगाग्र आगे बढ़ेगा उसी चाल से द्वितीयक तरंगिका भी आगे बढ़ेगी यानी निकलेगी। तो दोनों की चाल V है। तो हमने आपको बताया कि माना कोई समतल तरंगाग्र है जो तिरछा Z परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर गिरता है, ठीक। और यहाँ से नई तरंगें निकलती हैं जिनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं AB दिशा में। और इसी तरह इन्होंने बताया कि तरंगाग्र A पर तो गिरेगा ही, साथ ही साथ A और A दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर जिनके बीच में किसी भी बिंदु पर तरंगाग्र आपका गिर सकता है। तो हाइगेंस के अनुसार मान लिया कोई समतल तरंगाग्र AB है जो Z को A पर स्पर्श करता है और जितना समय तरंगाग्र के बिंदु B को A तक पहुँचने में लगता है ठीक उतना ही समय द्वितीयक तरंगिका को
ए से निकलकर बी डैश तक पहुंचने में लगता है, राइट। तो तरंगाग्र बी से ए डैश तक की दूरी तय करता है और द्वितीयक तरंगिका ए से बी डैश तक की दूरी तय करती है। तो ये दोनों दूरी हम निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके बी ए डैश दूरी निकालते हैं। तो पहले दूरी बी ए डैश निकाल लेते हैं। बी ए डैश, तो वो मैंने कहा तरंगाग्र के बिंदु बी को जितना समय ए डैश तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय द्वितीयक तरंगिका को ए से बी डैश तक पहुंचने में लगता है। तो मान लिया दोनों द्वारा लिया गया समय कितना है, टी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल तो दोनों की वी होगी और समय कितना है, टी। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसी क्रम में हम ए बी डैश दूरी निकालते हैं। कौन सी दूरी, ए बी डैश। तो ए बी डैश ये द्वितीयक तरंगिका का मार्ग है, तो इसकी भी चाल कितनी है, वी, और समय कितना है, टी। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में और दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी डैश ए डैश में। उससे पहले एक चीज़ आपको और समझना होगा। अब हम क्या करते हैं, बी ए डैश दूरी लेते हैं, यानी बी ए डैश त्रिज्या लेकर और बिंदु ए को केंद्र मानकर एक गोलीय चाप लगाते हैं जो बी डैश पर काटता है। कहाँ काटता है, बी डैश पर। और ए डैश और बी डैश को मिला देते हैं, यानी मिलाते हुए एक आसपास से रेखा खींचते हैं, ठीक। तो इस तरह जो आपका ए बी होगा इसको हम आपतित तरंगाग्र कहेंगे और ए डैश बी डैश को हम कहेंगे परावर्तित तरंगाग्र। क्या कहेंगे, परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे, राइट। तो अब हमें परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो परावर्तन के लिए हमें क्या करना होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए और दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों नियम हम सिद्ध कर पाते हैं तो परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। पहले हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी ए डैश में, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, और इस कोण को लेते हैं साइन आई। तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण होगा। तो अगर इस कोण को हम लेते हैं आई कोण को, तो सामने की भुजा लंब होगी, यानी बी ए डैश। और ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने भुजा आपकी कर्ण होगी। कर्ण क्या होगी, ए डैश, राइट। और समकोण त्रिभुज फिर हम लेते हैं, कौन सा है, ए बी डैश ए डैश में, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। उसी तरह यहाँ पर जो आपका परावर्तन कोण है, देखिए आई यहाँ आपतन कोण होगा, आर होगा परावर्तन कोण। तो अगर हम जैसे साइन आई मैंने लिया है ऐसे इसमें साइन आर ले लें तो ये भी लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब आपकी कौन सी भुजा होगी, आर के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी डैश। और 90 अंश यहाँ भी ये कोण बन रहा है, तो इसके सामने भुजा कर्ण होगी ए डैश, राइट। तो ये हो जाएगी। अब अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर ले लें, साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसकी वैल्यू क्या है साइन आई की, बी ए डैश अपॉन ए डैश, और नीचे आपका हो जाएगा ए बी डैश अपॉन ए डैश। ए डैश आपका कटेगा। तो कहने का मतलब है ये आपका आया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आपका बचा बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो बी ए डैश आप निकाल ही चुके हो, कितना है, वी इंटू टी, और ए बी डैश कितना है, ये भी वी इंटू टी है। तो दोनों आपके कैंसिल होंगे, कितना आएगा 1। ये किसकी वैल्यू है, साइन आई अपॉन कितना, साइन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन आई, साइन आर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जाएगा।
और साइन साइन आपका कटेगा तो आई इक्वल टू क्या होगा आर। आई को हम कहते हैं आपतन कोण, यानी आपतन कोण, और आर को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये परावर्तन का नियम है। कौन सा नियम है, परावर्तन का नियम, पहला नियम है। और दूसरा नियम ये होता है आपतित किरण, ये आपतित किरण आपकी होगी, ठीक, ये परावर्तित किरण आपकी है, और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल में है, तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपका आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब है। तो तीनों एक ही तल में हैं। तो इस तरह परावर्तन के दोनों नियमों की व्याख्या हो जाती है। और इस तरह आपने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सरल भाषा में हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएं और जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, तो वीडियो के प्रारंभ में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको डेरिवेशन ये समझ में आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगले आने वाले हेडिंग्स और अन्य चैप्टर्स के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स।